आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। जुलाई 1914। दुनिया में जब भी युद्ध होते हैं वॉर रूम्स बनाए जाते हैं, जहां उस देश के सबसे पावरफुल लोग मिला करते हैं और तय करते हैं कि आगे क्या करना है। किसी वॉर रूम में बैठकर ही चर्चिल ने तय किया था कि बंगाल के लोगों को भूखे मरने दिया जाए। किसी वॉर रूम में ही ट्रूमन ने तय किया था कि जापान पर बम गिराया जाए। और किसी वॉर रूम में ही यह डिसाइड किया गया था कि अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया जाए। इन वॉर रूम्स में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनकी जुबान में बहुत ताकत होती है। फ्रिट्ज हेबर का अब इन कमरों में आना जाना था। उसे जर्मनी की हाई सोसाइटी में दाखिला मिल चुका था। उन्नीस 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 2 महीनों के भीतर जर्मन आर्मी के गोला बारूद खत्म होने लगे। जब फ्रिट्ज को यह बात पता चली, उसने सीधा वॉर मिनिस्ट्री के बड़े अफसरों से मुलाकात की। उसने बताया कि बारूद में नाइट्रेट होता है और वो अमोनिया से बनाया जा सकता है। हेबर ने यह भी सुझाव दिया कि बास्फ की फैक्ट्रीज में बन रहे अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाए। जिस हेबर बॉश प्रोसेस से अमोनिया का इजाद हुआ था दुनिया की जान बचाने के लिए, वही अमोनिया अब वॉर में जा रहा था दुश्मनों की जान लेने के लिए। तो बास्फ जितना भी नाइट्रेट बनाता वो तुरंत खत्म हो जाता। हेबर को इस बात का अंदेशा होने लगा था। हेबर ने जर्मनी के जनरल्स को एक नया सुझाव दिया। वो जनरल्स जो हजारों लोगों की मौत पर उफ भी न करते थे, आज एक केमिस्ट की बात सुनकर असहज हो गए। हेबर ने कहा, क्यों ना हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करें। वो हवा से भारी होती है। क्लोरीन ट्रेंचेस में जाकर बैठ जाएगी जिसमें हमारे दुश्मन छिपे हैं, और जब सिपाही सांस नहीं ले पाएंगे खुद बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें बंदूकों से खदेड़ दें। लोग सन्न हो गए। केमिकल अटैक का विचार नया नहीं था, पर उस सन्नाटे की वजह यह थी कि क्लोरीन जितने घातक केमिकल को कभी काम में नहीं लिया गया था। आंसू गैस, टीयर गैस, इनकी बात और थी, पर क्लोरीन गैस। इससे ज्यादा अचंभा लोगों को इसका था कि यह बात कोई रूथलेस जनरल नहीं, एक वैज्ञानिक कह रहा था। किसी ने न हामी भरी न मना किया, बस चुप हो गए। पर हेबर अपनी बात पर डटा रहा। इसकी 3 वजहें थी। पहली, उसका मानना था कि गैस से मौत उतनी ही अनएथिकल है जितनी एक बुलेट से मौत। दूसरी, हेबर को पूरा भरोसा था कि दुश्मन देश केमिकल अटैक की तैयारी कर चुके हैं, तो जर्मनी को भी तैयार रहना होगा। तीसरी, उसे लगता था कि गैस के इस्तेमाल से युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। वो लाखों लोगों की जान बचा रहा था। उसने बाकी वैज्ञानिकों से भी वही अपील की। उसकी बात नहीं सुनी गई, पर हेबर रुकने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन सारे लोगों के लिए जो क्लोरीन गैस के इस्तेमाल के विरुद्ध थे। एक बड़े मैदान में एक दुरुस्त घोड़े पर सवार, मुंह में सिगार लिए हेबर खड़ा था, और उसके आसपास लोग। एक सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिलीज की गई। एक हरा पीला धुआं आगे बढ़ा। हेबर और उसका एक साथी घोड़े पर सवार होकर उस गुब्बार की ओर जाने लगे। गैस को देखकर साथी डर गया, वहीं रुक गया। पर हेबर किसी योद्धा की तरह अपना घोड़ा दौड़ाता रहा, फिर उस गैस के गुब्बार में गायब हो गया। बाहर के लोग एक रोमांच महसूस कर रहे थे। यह वैसा ही रोमांच था जैसे कोई काउबॉय लाल कपड़ा लेकर बुल फाइटिंग के लिए निकला हो। कुछ सेकंड बाद लोगों को हिनहिनाने की आवाज आई। फिर उस घोड़े के घबराते हुए टाप सुनाई दी। घोड़ा पगला सा गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ वहां से भाग गया।
भागते हुए घोड़े की पीठ पर हेबर बैठा था, वो गिर गया, बेहोश हो गया। हेबर को बहुत चोट आई थी, पर कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। हेबर ने सबके सामने प्रूव कर दिया था कि क्लोरीन गैस घातक नहीं है, दुश्मनों को खदेड़ने के लिए केवल एक इरिटेंट है। लेकिन जो बात हेबर ने किसी को नहीं बताई थी, वो ये थी कि उसकी छाती में एक भयानक दर्द उठ रहा था और गले में अजीब सी खांसी। क्लोरीन का उस पर बहुत घातक असर हुआ था। फिर आया 22 अप्रैल 1915 का वो दिन जिस दिन जर्मनी ने ऑपरेशन डिसइंफेक्शन किया। सबने देखा कि जिस गैस को हेबर ने बस एक इरिटेंट कहा था, उसमें ली गई सिर्फ एक सांस उन सारे फ्रेंच सैनिकों की आखिरी सांस बन गई थी। हजारों सैनिक मारे गए। जर्मन आर्मी उन फ्रेंच ट्रेंचेस पर कब्जा करने में सफल हुई। अगले 7 दिन में 3 बार और गैस अटैक किए गए। सबकी आंखें बंद हो गई थी या कोई देखना नहीं चाहता था, मैं कह नहीं सकता। पर कुछ दिनों बाद काइजर विल्हेम II ने हेबर को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया। आयरन क्रॉस, वो सपना जो हेबर ने 25 साल पहले देखा था, पूरा हो चुका था। उसकी कानों में आज भी उस ऑफिसर की बात गूंज रही थी। देश के लिए कुछ करना है तो फ्रंट पर खड़े सैनिक से बेहतर कुछ नहीं। इस पड़ाव पर हमें कुछ सेकंड रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहानी के किस मोड़ पर हैं। फ्रिट्ज हेबर मिलिट्री का सबसे बड़ा सम्मान पा चुका था। फ्रिट्ज हेबर को केमिकल फैक्ट्री से बहुत सारा पैसा मिल रहा था। फ्रिट्ज हेबर वैज्ञानिक करियर के चरम पर था। फ्रिट्ज हेबर को हेबर बॉश प्रोसेस के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना तय था। फ्रिट्ज हेबर जर्मनी का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। हेबर की जिंदगी में अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। इस सब का जश्न मनाने के लिए हेबर ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। उस पार्टी के बाद आधी रात को हेबर के गार्डन में गोली चलने की आवाज आई। जब उसके 12 साल के बेटे हरमन ने अपनी मां की चीख सुनी, दौड़ता हुआ गार्डन में आया। उसने देखा तो पाया कि उसकी मां के हाथ में एक रिवॉल्वर था और उसके सीने में एक बुलेट होल। जश्न की उस रात को फ्रिट्ज हेबर की पत्नी क्लेरा ने आत्महत्या कर ली थी। दास्ताने हेबर का चौथा एपिसोड यहां खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलिए एक नए किरदार से जो कहीं ना कहीं इस कहानी की रूह है, क्लेरा एमेरवॉर, जिससे हेबर को प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का फैसला किया। सुनिए दास्ताने हेबर का 5वां एपिसोड।